नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में विकास इवोल्यूशन वाले चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में जो आपके साथी, आपके मित्र इस बार परीक्षा में 2026 में होने वाली इस परीक्षा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला को अपन शुरू करते हैं। और यह है, देखिए प्रश्नों का जो चयन यहां पर हुआ है वो इस तरीके का है कि आपका रिवीजन भी 100% हो जाएगा इससे, और परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, पेंगुइन और डॉल्फिन, इनके जो फ्लिपर्स हैं, पक्ष हैं, ये किसका उदाहरण है? अभिसारी विकास का उदाहरण है, औद्योगिक मेलेनिज्म का उदाहरण है, प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है, या फिर अनुकूली विकिरण का उदाहरण है? देखिए अभिसारी विकास, तो पेंगुइन और जो डॉल्फिन है इनके पक्ष उदाहरण है किसके? अभिसारी विकास के उदाहरण है, अभिसारी विकास के उदाहरण है। ठीक है, और जो औद्योगिक मेलेनिज्म है ये इसका आंसर नहीं होगा, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। प्राकृतिक वर्ण ये भी इसका नहीं है आंसर, और अनुकूली विकिरण ये भी इसका उदाहरण नहीं है। तो पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं वो अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। देखिए मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में एक फ्लास्क लिया और उसके अंदर जो मिश्रण भरा था, तो और उस मिश्रण के जरिए उनको अमीनो एसिड प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने बंद फ्लास्क के अंदर किस किस को लिया था? तो देखिए टेम्परेचर आपको याद रखना है 800 डिग्री सेल्सियस, और यहां भी है 800 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखिए CH3H2NH3, इसे भी हटाइए। CH4 होता है, CH3 नहीं होता है, H2 और NH3 और जलवाष्प। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, CH4, H2, NH3 और जलवाष्प। ठीक है, तो मैंने तो इसे ऐसे ट्रिक से याद कर रखा है, MAH ऐसे याद कर लो। ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, MAH इस तरीके से याद कर लो। 800 डिग्री का ये टेम्परेचर और जलवाष्प, ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर ने लिया था, और इससे उत्पन्न हुए थे अमीनो एसिड। और ये डिस्कवरी थी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसे बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनेक कशेरुकियों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता ये उदाहरण है। देखिए अग्रपाद मतलब अगला जो पैर है, जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, शेर का अगला पैर है, घोड़े का अगला वाला पैर है, तो इनकी जो अस्थि की संरचना है इनमें समानता है। अब इनमें जब समानता है तो ये किसका उदाहरण है? ये समजात अंग का उदाहरण है। ऐसे अंग जिनकी आंतरिक बनावट समान हो और उसके कार्य अलग अलग हो तो उन्हें समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में ये कंधे से लेकर कोहनी तक की हड्डी, ये ह्यूमरस, यहां देखेंगे आप कोहनी से लेके और यहां कलाई तक ये रेडियस और अन्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्ती फेलेंजिस, इस तरीके से होती हैं। इसी तरीके का कॉम्बिनेशन शेर के अग्रपाद में भी है, घोड़े के अग्रपाद में भी है। वो एक अलग बात है कि अनुकूलन के हिसाब से वो डिजाइन उनकी अलग हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब आंतरिक संरचना की जो बनावट है वो सेम हो और कार्य अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं हम समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तब हो जाएंगे समवर्ती अंग। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स। जैसे काम उड़ने का, जैसे उड़ते हैं ना पक्षी, तो पक्षियों की पंख हो गई है ना,
जैसे तितली की पंख हो गई, ये उड़ने का काम करती है, दोनों ही उड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की बनावट में अंतर है। तो बनावट मतलब उसकी जो आंतरिक संरचना है, जिसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग है, लेकिन कार्य अगर समान है तो हम उनको समवर्ती अंग कहते हैं। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं या फिर उसे तुल्य रूपता कहते हैं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि अस्थियों की संरचना में एक समान है तो इसे समजात अंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित था? इनमें से अनुपस्थित पहचानना है तो ऑक्सीजन नहीं थी उसमें, मैंने अभी आपको बताया था। मीथेन थी वहां पर, है ना, अमोनिया थी वहां पर, और हाइड्रोजन थी, MAH मैंने ऐसे बताया था आपको, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। और टेम्परेचर कितना लिया था? तो आपका आंसर आएगा 800 डिग्री सेल्सियस, और जलवाष्प ये लिए थे, ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरण में से गलत विकल्प का चयन करना है। अपसारी विकास की बात हो रही है तो इसमें से गलत, चमगादड़, मनुष्य और चीता का मस्तिष्क, चमगादड़, मानव एवं चीता का हृदय, मानव, चमगादड़, चीता के अग्रपाद, ऑक्टोपस, चमगादड़ और मानव की आंखें। ठीक है, तो अपसारी विकास के उदाहरण में से गलत विकल्प का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं, आदि मानव से अभिनव मानव तक, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो और आजकल का जो मानव है, इसका जो विकास हुआ है, इसका कालानुक्रम, मतलब क्रम पूछा जा रहा है, पहले कौन सा आया होगा, बाद में कौन सा आया होगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस। ठीक है, फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, होमो हैबिलिस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर रामापिथेकस। ठीक है, तो ये रामापिथेकस पहले आएगा, तो एक तो ये ऑप्शन जो पहला है इस पर अपन गौर करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ये आपने देखा होगा, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आपको दोनों मनुष्य दोनों मनुष्य याद करने हैं। और ये रामापिथेकस है, ये मानव जैसे दिखते थे, लेकिन ड्रायोपिथेकस कपी जैसे दिखते थे, है ना, और उनके पूरे शरीर पे बाल भी थे। पक्षी के पंख और कीट के पंख, तो देखिए पक्षी के पंख का भाई काम उड़ाने का है, और कीट भी ये उड़ने में सहायक होते हैं। तो ये किस तरीके की संरचनाएं हैं? ये अनुरूप संरचनाएं हैं और अभिसारी विकास को दर्शाती है। यही इसका राइट आंसर होगा, अनुरूप या तुल्य रूप, एनालॉगस ऑर्गन्स है ये। ठीक है, वंशावली संरचनाएं नहीं होती हैं, ये समजात संरचनाएं नहीं है, समजात नहीं है। समजात तो वो होते हैं जिनकी आंतरिक जो बनावट है वो समान हो, और समजात संरचनाएं तो ये समाजातीय नहीं, इसको हटाइए, ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, और चलो अपन फटाफट से इसे देख लेते हैं पूरे चैप्टर को। अपने पूर्वजों से विकसित होने के दौरान आधुनिक मानव मतलब होमोसेपियंस जो कि हम हैं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही होगी? जबड़ों का छोटा होते जाना, द्विनेत्रीय दृष्टि, बढ़ती जाति कपालधारिता। ठीक है, देखो मतलब कपालधारिता, जो जैसे अपन क्यूबिक कैपेसिटी वो वाली बात है, तो ये इसकी तो क्यूबिक कैपेसिटी लगभग 1400 सीसी की है। ठीक है, यही बड़ी है। स्टार्टिंग में जो मनुष्य था उसकी 600 थी, फिर 800 हुई, 1000 हुई, इस तरीके से ये बड़ी हुई है। ठीक है, अगला है डार्विन की फिंच, किसका उदाहरण है? तो ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, डार्विन की फिंच। डार्विन कौन से द्वीप पर गए थे और इन डार्विन की फिंच को किस द्वीप पर देखा था? तो आपको क्या याद रखना है? गैलापेंगोस द्वीप पर ये गए थे, वहां इन्होंने चिड़िया को देखा, उस चिड़िया को कहते हैं डार्विन की फिंच। इस चिड़िया को ही फिंच कह रहे हैं, चिड़िया को देखा इन्होंने। किस से गए थे? तो ये एक पानी के जहाज से गए थे।
पानी के जहाज से गए थे। पानी के जहाज का सॉरी नाम क्या है? तो इसका नाम है बीगल। MHS बीगल नाम के जहाज से ये गए थे। ठीक है, अगला देखिए, जब विभिन्न वंश व्रतों की दो स्पीसीज अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती हैं, तब इस परिघटना को क्या कहते हैं? जब विभिन्न वंश व्रतों की दो स्पीसीज अनुकूलनों के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती हैं, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, किसी एक स्थान पर चली जाए और उनके लक्षण में समानता आ जाए, वो एक जैसी दिखने को लग गई है, तो इस विकास को अभिसारी विकास कहते हैं। अभिसारी विकास कहते हैं। ठीक है, और अपसारी विकास में क्या होगा? ओरिजिन एक बिंदु से हो और वो दूर दूर जगह पर जाकर फैल जाए तो वो अपसारी विकास कहलाता है, और दो अलग अलग किसी एक स्थान पर आ जाए और उनकी बनावट में समानता आ जाए तो उसे कहते हैं अभिसारी विकास। ठीक है, गैलापागोस द्वीप, यहां पर ही तो गए थे डार्विन, तो समूह के फिंच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो ये जैव भौगोलिक विकास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जैव भौगोलिक विकास को ये दर्शाते हैं। ठीक है, चिड़िया एक ही है लेकिन खाने के व्यवस्था के आधार पर उसकी चोंच में जो बदलाव आया है, क्योंकि पूर्वज तो एक ही है लेकिन उनके पैटर्न अलग अलग हुए हैं, इसलिए वो चिड़िया की चोंच की डिजाइन बदल गई थी, वो अनुकूली विकर्ण को दर्शाती है। अगला है, किस मानव ने अपने शरीर की रक्षा हेतु खालों के वस्त्र बनाए और पहने और वो अपने मृतकों को जमीन के अंदर गाड़ते थे? ठीक है, दफनाते थे। तो ये मनुष्य था नियंडरथल। नियंडरथल जो मानव था वो अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल से बने वस्त्र पहनता था और अपने पूर्वजों को वो जमीन के अंदर दफनाता था जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब। ठीक है, तो इस तरीके से ये MCQs थे। अब अपन देखते हैं अगला, मिलर ने अपने प्रयोग की समाप्ति पर फ्लास्क में अमीनो अम्लों का मिश्रण प्राप्त किया था। तो जो फ्लास्क उनको मिला था उस फ्लास्क में कुछ अमीनो एसिड मिले थे। ठीक है, क्या मिले थे? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अपने को नाम याद रखने हैं। ठीक है, अमीनो एसिड मिले इनको ग्लाइसिन और एलेनिन। ठीक है, ग्लाइसिन और एलेनिन नाम के अमीनो एसिड इनको यहां मिल गए थे मिलर को। जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत उत्पन्न प्रथम जीव, सबसे पहले वाले जीव कौन से थे? तो सबसे पहले वाले जीव थे परपोषी, जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परपोषी। वेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपादों की अस्थियों में समजातता कौन से विकास को दर्शाती है? समजातता, तो ये जो समजातता का मतलब क्या हो गया कि वेल का वेल के फ्लिपर्स, मनुष्य का हाथ, चीते का अग्रपाद, ये सब, घोड़े का अग्रपाद जैसे, ये सब कि समजातता को दर्शाते हैं। तो ये कौन से विकास को दर्शाते हैं? ठीक है, तो ये अपसारी विकास को दर्शाता है। डार्विन की फिंच अनुकूली विकर्ण का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो डार्विन की फिंच अनुकूली विकर्ण को दर्शाती है। ठीक है, डार्विनवाद की तो मुख्य संकल्पना क्या थी? तो डार्विनवाद ने ये सिद्ध किया, एक तो प्राकृतिक वर्ण और शाखनी आरोहण। यूगोडी ब्रिज के अनुसार जो उत्परिवर्तन होता है ये प्रजाति की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। ठीक है, आगे देखें, को रेप्टाइल्स या सर्पों का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है मीसोजोइक एरा को, मीसोजोइक काल, मीसोजोइक ये रेप्टाइल्स का स्वर्णिम काल होता है। कीटों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता का विकास ये दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण को दर्शाता है। मोस्ट है, याद रखना, दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण को दर्शाता है। ठीक है, डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता का जो विकास हुआ है वो दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के
पूर्वी सागर तट से 1938 में पकड़ी गई मछली एवं उभयचरों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी सागर तट से सीलाकेंथ को पकड़ा गया था। सीलाकेंथ मछली को पकड़ा गया था, सीलाकेंथ। ठीक है, इसको पकड़ा गया था, सीलाकेंथ को। अगला है, मानव की दिमागी क्षमता जीवित आधुनिक मानव के समान थी। वो कौन सा मानव था जिसके दिमाग की क्षमता आज के मनुष्य के समान थी? तो इसका आंसर आएगा नियंडरथल। नियंडरथल, ठीक है, नियंडरथल। क्या नाम आएगा? नियंडरथल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है नियंडरथल। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता नाम दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये स्पेंसर। स्पेंसर आज से लगभग वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो ये लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले की बातें हैं। ठीक है, 400 करोड़ वर्ष पहले की बातें हैं। अगला प्रश्न क्या है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं और जीवाश्मों की आयु का पता लगाने बची हुई मात्रा से लगाया जाता है। तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति से अपन इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 और यूरेनियम, कार्बन 14 और यूरेनियम 238, इसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितने साल पुराना है। ठीक है, एक ही माता पिता की संतति में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, माता पिता तो एक ही हैं लेकिन उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हें विचलित विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलित विभिन्नताएं कहते हैं, विचलित विभिन्नताएं कहते हैं। जातिवृत्तीयता को जानने के लिए क्रम का उपयोग, किस क्रम का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक, प्रचुर कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। लाइट चली गई। चलो आगे देखें। होमोसेपियंस का विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो आंसर आएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, आनुवांशिक अपवाह को परिभाषित कीजिए। एक समष्टि की एलील आवृत्ति में केवल संयोगवश यादृच्छिक मतलब रैंडम परिवर्तन होता है तो इसे आनुवांशिक अपवाह कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, एक समष्टि की अलील आवृत्ति में, अलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रैंडम चेंज आ जाए तो उसे आनुवांशिक अपवाह कहते हैं। जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ है। यह किन वैज्ञानिकों ने कहा था? तो ओपेरन ने कहा था और हेल्डेन ने कहा था। ओपेरन और हेल्डेन ने यह बात कही थी। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई? 4.5 बिलियन मतलब 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस नर वानरों में अंतर बताइए। मोस्ट है ना, ड्रायोपिथिकस वनमानस जैसे थे जबकि रामापिथिकस मनुष्य से अधिक समानता रखते थे। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण था चार्ल्स डार्विन का। जीवाश्मों की आयु की गणना के लिए हम रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारित करते हैं जिसमें कि हम कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन 14 यूरेनियम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस नर वानर में दो समानताएं क्या थी? तो इनके शरीर पर सघन बाल थे, दोनों के पर
और ये गोरिल्ला व चिंपांजी जैसे चलते थे। ठीक है, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस मोस्ट हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लें। ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार उद्ध विकास का कारण क्या है? तो ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार उद्ध विकास का कारण था साल्टेशन, अर्थात विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। ठीक है, बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादल में महाविस्फोट के फलस्वरूप 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई है। ठीक है, तो यह है बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत। अगला है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोग द्वारा विकास से संबंधित किस सिद्धांत का खंडन किया है? स्वतः जनन के सिद्धांत का। स्वतः जनन सिद्धांत ये कहता है कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है, लेकिन लुईस पाश्चर ने जो हंस की गर्दन जैसे फ्लास्क पर प्रयोग किया था और उससे यह सिद्ध कर दिया था कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई है, पहले से विद्यमान जीवों से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। प्रथम अकोशिकीय रूप की उत्पत्ति कब हुई थी? तो लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले। पादपों में समजात व समवृत्ति या तुल्य रूप अंगों के उदाहरण लिखिए। पादपों की बात हो रही है, ठीक है, मोस्ट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादपों में जो समजात अंग है उसमें बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान आते हैं, जबकि समवृत्ति या तुल्य रूपी अंगों में शकरकंदी की रूपांतरित जड़ और आलू का रूपांतरित तना। तो आलू क्योंकि तना है और शकरकंदी ये जड़ है, लेकिन दोनों जमीन के अंदर लगते हैं और दोनों का काम क्या हो गया? दोनों फूड को रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन एक तना है और एक जड़ है, तो ये तो हो गया तुल्य रूप। और बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान की उत्पत्ति तो सेम है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। कांटे का काम अलग है, सुरक्षा देना, और प्रतान का काम है आरोहण कराना। ठीक है, प्रतान आपने देखे होंगे, लौकी, तोरई, कद्दू, इनकी बेल पर ये ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचना आपको दिखती होगी, उन्हीं को प्रतान कहते हैं। आगे देखिए, डार्विन ने किस जहाज पर विशाल विश्व की यात्रा की थी? तो HMS बीगल, HMS बीगल नाम के जहाज पर। डार्विन फिंच किसे कहते हैं? तो डार्विन ने अपनी विश्व यात्रा के दौरान गैलापेगोस द्वीप पर कई प्रकार की काली छोटी चिड़िया देखी, जिन्हें डार्विन की फिंच कहते हैं। इनके की पूर्वज तो एक ही थे, लेकिन उनकी चोंच में अंतर था, वो भी भोजन की वजह से हुआ था, जैसा भोजन मिला उस हिसाब की चोंच थी। अनुहरण क्या है? तो जंतुओं का वह गुण जिससे वो अपने आवास के समान दिखाई देते हैं, मिमिक्री या अनुहरण कहलाती है। डार्विन समष्टि के संदर्भ में किए गए किसके कार्यों से प्रभावित थे? तो माल्थस से प्रभावित थे डार्विन। डार्विन किससे प्रभावित थे? थॉमस माल्थस से। साल्टेशन का अर्थ क्या है? तो विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम साल्टेशन कहलाता है। हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत से संबंधित समीकरण क्या है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखें, विकास रूप में प्रथम स्तनधारी प्राणी का नाम लिखिए। तो ये है श्रू, ये प्रथम स्तनधारी प्राणी है और सबसे छोटा है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने द अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया, किस वैज्ञानिक ने दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा कर लगभग डार्विन के जैसे ही निष्कर्ष पर वो पहुंचा था? उसका नाम था अल्फ्रेड वॉलेस। अल्फ्रेड वॉलेस, इसने भी डार्विन के जैसे ही निष्कर्ष दिए थे। अल्फ्रेड वॉलेस ने विकास संबंधी कार्य किस पर किए थे? तो मलय आर्क पेलेगो पर, मलय आर्क पेलेगो पर किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी लाइनें, तो आप इसको ढंग से याद करें। अगला प्रश्न है, देखिए, डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं कौन सी थी? तो इनकी है साखनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण। साखनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण। मानव विकास क्रम मानव विकास क्रम में किस मानव की दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच में थी? होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस। नियंडरथल मानव की दिमागी क्षमता है 1400 सीसी। अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं?
जब एक ही पूर्वज से, मोस्ट है याद कर लेना, एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का उद्विकास होता है तो इसे अनुकूली विकिरण या अपसारी जैव विकास कहा जाता है। मतलब एक बिंदु से अलग अलग भौगोलिक स्थितियों, वातावरण तक इनका फैलाव होता है। ठीक है, यह है अनुकूली विकिरण। अगला प्रश्न देखिए, तुलनात्मक शरीर विज्ञान मतलब शारीरिकी और आकारिकी के आधार पर जैव विकास की पुष्टि कीजिए। तो इसमें पहला आपको याद रखना है, समजात अंग संरचना एवं उद्विकास में समान और कार्य में भिन्न ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं, जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद, बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों में संरचना व उद्विकास समान अंगों के कार्य भिन्न होने के कारण उनका रूप भिन्न हो गया है। इन उदाहरणों में अपसारी विकास का क्रम देखने को मिलता है। अगले हैं समवर्ती अंग, ये उसका उल्टा हो जाएगा या तुल्य रूपी अंग। तो संरचना और उद्भव में ये भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में ये समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें समवर्ती अंग कहते हैं। जैसे कीटों और पक्षियों के पंख, ऑक्टोपस व स्तनधारियों की आंखें, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स और शकरकंद की रूपांतरित जड़ और आलू जो कि रूपांतरित तना है, और पर्णप्रतान और स्तंभ प्रताम। तो इन उदाहरणों में अभिसारी विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अभिसारी विकास। तो अब आपको याद क्या रखना है, समवर्ती अंग या तुल्य रूपी अंग ये अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। अभिसारी विकास है ये, है ना, अभिसारी विकास। ठीक है, आगे देखिए, अनुकूली विकिरण उदाहरण सहित समझाना है या फिर अथवा में ऐसे आ जाए, एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। तो इसको समझाना है, जब एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक जाति के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं तो लंबे समय के बाद नई जातियों का विकास हो जाता है। इसमें एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का उद्विकास होता है, अतः इसे अनुकूली विकिरण या अपसारी जैव विकास कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, तो आप कहेंगे डार्विन की फिंच इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। डार्विन ने अपनी विश्व यात्रा के दौरान गैलापेगोस द्वीप समूह पर कई प्रकार की काली छोटी चिड़ियाएं देखी जिन्हें डार्विन की फिंच कहते हैं। इस प्रकार एक प्रजाति दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी देखी। डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से चिड़िया उड़कर गैलापेगोस द्वीप पर आई होगी और उन द्वीपों के वातावरण में भिन्नता के अनुसार धीरे धीरे वो अनुकूलित हो गई और नई जातियों में वो बदल गई। इसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवांशिक संतुलन क्या है? हार्डी वीनबर्ग सभ्यता को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक लिखिए। तो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या या जनसंख्या में अलील जैसे कि युग्म विकल्पी की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। एक जीव संख्या में जीन व युग्म विकल्पी अपरिवर्तनीय रहते हैं, जिसे अनुकूली संतुलन कहते हैं। हार्डी वीनबर्ग सभ्यता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है 5 हैं, आपको याद रखने हैं। जीन प्रवाह, आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्संयोग और प्राकृतिक वर्ण। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगला है, औद्योगिक क्रांति विकासवाद के प्राकृतिक वर्ण को किस प्रकार प्रभावित करती है? उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। तो प्राकृतिक वर्ण, जो जीव अपने वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं प्रकृति उनका चयन कर लेती है, और जो जीव अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं धीरे धीरे कम या वो विलुप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं प्राकृतिक वर्ण। प्रकृति जो प्रकृति है वो युक्ततम या अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त का चयन कर लेती है और बाकी के जीव धीरे धीरे इसमें से विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण इसका सबसे बढ़िया है औद्योगिक अतिकृष्णता। जैसे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले श्वेत पंख वाले शलभों की संख्या अधिक थी। औद्योगिक क्रांति के बाद गहरे रंग के पंख वाले शलभों की संख्या में वृद्धि हुई और श्वेत पंखों वाले शलभों की संख्या में कमी आई, क्योंकि उद्योग हुआ तो धुआं निकला, धुएं की वजह से वहां पर काला रंग हुआ पेड़ों का, और उस पेड़ पर जो रहने वाले शलभ थे जो काले रंग के थे वो अब पक्षियों को दिखाई नहीं दिए, तो उनको तो खाया नहीं गया और वो बच गए। उनकी संख्या ज्यादा हो गई, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, नए बच्चे पैदा हुए तो संख्या बढ़ी। लेकिन जो सफेद वाले शलभ थे वो काले रंग पे आसानी से दिख रहे थे, तो उनको धीरे धीरे उनके जो
पक्षी हैं उन्होंने उनको खा लिया और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पहले पेड़ों पर श्वेत लाइकेन भी उगा करती थी, जो औद्योगिकीकरण से उत्पन्न हुए प्रदूषण के कारण नष्ट हो गई। इससे पेड़ों के तने का रंग सफेद से काला पड़ गया। अतः इन तनों पर रहने वाले शलभ जो पृष्ठभूमि के अनुरूप थे, वे अपने आप को शत्रुओं से बचा लेने के कारण वृद्धि करते गए। शेष शत्रुओं का शिकार होकर वो कम होते गए। अर्थात जो शलभ अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित थे, उनका चयन प्रकृति के द्वारा हो गया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदूषण जो लाइकेन है वो पॉल्यूशन जो होता है उसमें ग्रो नहीं करती है। ठीक है, जहां प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके प्रमुख जो प्रश्न है इस चैप्टर से संबंधित, उनके बारे में हमने यहां चर्चा की है। ठीक है, आगे भी आपको इसी तरीके से और चैप्टर हैं उनके वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और थम्स अप से बताएं कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा। प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इनके आने की खूब संभावना है, तो प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे, बार बार इनको याद करेंगे तो ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे तब भी आपको चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में विकास इवोल्यूशन वाले चैप्टर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में जो आपके साथी, आपके मित्र इस बार परीक्षा में 2026 में होने वाली इस परीक्षा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रश्नों की इस बेहतरीन श्रृंखला को अपन शुरू करते हैं। और यह है, देखिए प्रश्नों का जो चयन यहां पर हुआ है वो इस तरीके का है कि आपका रिवीजन भी 100% हो जाएगा इससे, और परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत है। ठीक है, देखिए पहला